नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी जेजे एक्ट को मजबूत करने पर जोर दिया। 2 दशकों के बाद पृथ्वी ने G5 स्तर के भूचुंबकीय तूफान का सामना किया है। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच धूल भरी आंधी चली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन कई मामलों में कम उम्र में मृत्यु का कारण रहा है। CCMB के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पूर्वी घाट के 60% जल निकायों में आर्मर्ड सेल्फिन कैटफिश फैल गई है। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में किशोर न्याय अधिनियम 2015 जेजे एक्ट को मजबूत करने पर जोर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने वाले बालक यानी CCL की ओर से उसकी माता बनाम कर्नाटक राज्य मामले में एक निर्णय दिया है। इस मामले में जेजे अधिनियम में जघन्य अपराधों से जुड़े कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के प्रारंभिक मूल्यांकन संबंधी प्रावधान पर विचार किया गया है। सबसे पहले समझते हैं किशोर न्याय अधिनियम यानी जेजे अधिनियम 2015 के बारे में। यह CCL तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों यानी CCP से संबंधित कानूनों को एक कानून के दायरे में लाकर और उनमें संशोधन करके बनाया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले बालक यानी CCL से आशय 18 वर्ष से कम उम्र का ऐसा बालक जिस पर अपराध का आरोप है या वो अपराध करते हुए पकड़ा गया है। इस कानून में CCL से जुड़े मामलों से निपटने के लिए हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड यानी JJBs गठित करने का प्रावधान किया गया है। इसके प्रारंभिक मूल्यांकन की बात करें तो ये 16 वर्ष से अधिक उम्र के बालक द्वारा कथित जघन्य अपराध के मामले में JJB बच्चे की अपराध करने की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन करता है। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद किशोर न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि क्या बच्चे पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। किशोर न्याय बोर्ड JJB के प्रारंभिक मूल्यांकन पर आदेश के खिलाफ अपील किशोर न्यायालय में दायर की जाएगी, जहां भी यह न्यायालय मौजूद हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अपीलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने के लिए 30 दिनों की समय सीमा भी निर्धारित की है। प्रारंभिक मूल्यांकन पूरा करने के लिए निर्धारित 3 महीने की समयावधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि केवल निर्देश के रूप में है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। 2 दशकों के बाद पृथ्वी ने G5 स्तर के भूचुंबकीय तूफान का सामना किया है। साल 2003 के बाद पहली बार पृथ्वी G5 स्तर के भूचुंबकीय तूफान यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की चपेट में आई है। इससे पहले साल 2003 में हेलोवीन नामक G5 स्तर का सौर तूफान पृथ्वी से टकराया था। इस तूफान के लिए उत्तरदायी कारण सूर्य से निकले और पृथ्वी की ओर निर्देशित मल्टीपल कोरोनल मास इजेक्शन CME है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले भूचुंबकीय तूफान के बारे में विस्तार से समझते हैं। भूचुंबकीय या सौर तूफान पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न व्यवधान है। तीव्रता के आधार पर इन तूफानों को G1 यानी साधारण से G5 यानी सबसे प्रबल के बीच वर्गीकृत किया जाता है। यह व्यवधान वास्तव में सूर्य से आवेशित कणों की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ अभिक्रिया से उत्पन्न होते हैं। आवेशित कण कुछ सौर विस्फोटों यानी सोलर एक्सप्लोजन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कोरोनल मास इजेक्शन CME। यह सबसे प्रबल भूचुंबकीय तूफानों के प्राथमिक कारण है। CME वास्तव में सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का व्यापक स्तर पर उत्सर्जन है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। ये परिघटना आमतौर पर सनस्पॉट्स के आसपास घटित होती है। सनस्पॉट्स सूर्य की सतह पर अपेक्षाकृत कम गर्म और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने में आमतौर पर 1 से 3 दिन लगते हैं। दूसरा है सोलर फ्लेयर्स यानी सौर ज्वाला। यह सूर्य की सतह पर ऊर्जा का अचानक एवं तीव्र उत्सर्जन है। यह अक्सर सनस्पॉट से संबंधित होती है।
ये फ्लेयर्स सूर्य के वायुमंडल में आमतौर पर सनस्पॉट्स के ऊपर संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जा उत्सर्जन के कारण उत्पन्न होती है। ये हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक परिघटनाएं हैं जो मिनटों से लेकर घंटों तक जारी रह सकती हैं। इनसे उत्सर्जित विकिरण प्रकाश की गति से गमन करते हैं जिसे पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। चलिए अब खबर के आखिर में भूचुंबकीय तूफानों के संभावित प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर सकते हैं। पावर ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर उड़ान भरने वाले विमानों का शॉर्ट वेव रेडियो संचार बाधित हो सकता है। उपग्रहों की कक्षाएं बाधित हो सकती हैं और पृथ्वी के अधिकांश भागों में तीव्र ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ रुक करते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच धूल भरी आंधी चली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच अचानक धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई थी। इस धूल भरी आंधी के आने की कई वजहें थी। इनमें पश्चिमी विक्षोभ, पूर्वी पवन, उच्च तापमान आदि शामिल है। इनके कारण संवहनी बादलों का निर्माण हुआ और तेज गति से हवाएं चलने लगी। धूल भरी आंधियों की बात करें तो धूल भरी आंधियां तब चलती हैं जब प्रबल और विक्षोभ यानी अशांत वायु धूल या रेत के कणों को काफी ऊंचाई तक उठा ले जाती है। धूल भरी आंधियां तड़ित झंझा यानी बिजली कड़कने के साथ बारिश से संबंधित होती हैं। ये आमतौर पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में चलती हैं। ये आंधियां अक्सर उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और उत्तरी भारत में चलती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में संवहनीय धूल भरी आंधियां चलती हैं जिन्हें स्थानीय रूप से आंधी कहा जाता है। दरअसल आर्द्रता कम होने पर ये तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। इस तरह की आंधी सबसे अधिक राजस्थान में चलती है। इसके बाद हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश अधिक प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण धूल भरी आंधियों की तीव्रता यानी प्रबलता एवं आवृत्ति में वृद्धि होगी। धूल भरी आंधियों के प्रभाव काफी गंभीर हो सकते हैं। इनसे मनुष्यों में श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। धूल के कण संक्रामक रोगों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इनसे फसलों को नुकसान पहुंचता है, दृश्यता कम हो जाती है और हवाई उड़ानें प्रभावित होती है और ये पोषक तत्वों को महासागरों तक पहुंचाने का माध्यम बनती हैं और समुद्री बायोमास उत्पादन को प्रभावित भी करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला बहिरुष्ण कटिबंधीय यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान है। वहां से ये तूफान पूर्व दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप में बिना मानसून वाले मौसम में वर्षा होती है। खबर के आखिर में उष्णकटिबंधीय पूर्वी पवनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये भूमध्य रेखा के निकट पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर निरंतर बहने वाली पवनें हैं। व्यापारिक पवनें तब उत्पन्न होती हैं जब भूमध्य रेखा से उष्ण एवं आर्द्र वायु वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती है और ध्रुवों के निकट ठंडी होकर नीचे धरातल के करीब आ जाती है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की। इसरो ने तरल रॉकेट इंजन PS4 इंजन की सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की है। इस इंजन को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। गौरतलब है कि PS4 इंजन ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV का चौथा चरण है। इसे इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र ने विकसित किया है। इस तकनीक से कच्चे माल और विनिर्माण में लगने वाले समय की बचत हुई है। खबर की शुरुआत में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के बारे में समझते हैं। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में सटीक ज्यामितीय आकार में सामग्रियों को परत दर परत जोड़ने के लिए हार्डवेयर को निर्देश देने हेतु डेटा कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD सॉफ्टवेयर या 3D ऑब्जेक्ट स्कैनर का उपयोग किया जाता है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सामग्रियों को आपस में जोड़ती है। इसके विपरीत सब्सट्रैक्टिव की पारंपरिक निर्माण प्रक्रिया में मिलिंग, मशीनिंग, नक्काशी, आकार देने या अन्य माध्यमों से सामग्रियों को हटाया जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सामग्रियों में थर्मोप्लास्टिक, धातु व धातु मिश्र यानी एलॉयज, सेरेमिक और बायोइंक जैसे बायोमटेरियल शामिल है।
3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के अलग अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले उपयोगों पर एक नजर डालते हैं। पहला है स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र। कस्टम प्रत्यारोपण, ट्यूमर मॉडल, सर्जिकल उपकरण आदि में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र। एयरफ्रेम, लैंडिंग गियर, ड्रोन जैसे घटकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र। धारण करने योग्य उपकरण, रोबोट, रेडियो फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफिकेशन उपकरण आदि में भी इसका उपयोग होता है। इनके अलावा 3D प्रिंटिंग के कुछ अन्य उपयोग भी हैं, जैसे कि निर्माण, उपभोक्ता सामान आदि। अब 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑन डिमांड प्रिंटिंग के चलते इसकी इन्वेंट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके जरिए नए उत्पादों को बाजार में लाने में लगने वाला समय कम हो जाता है। 3D प्रिंटिंग द्वारा जटिल व कस्टम डिजाइन बनाए जा सकते हैं, जो शायद इसके बिना बनाना काफी कठिन है। वे निर्माण व उत्पादन में बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है। फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल का उपयोग करके ही उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये विशिष्ट सामग्रियां हैं जिनके गुण उनकी संरचना यानी डायमेंशन के आधार पर बदलते रहते हैं। खबर के आखिर में 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों के उपयोग में किस तरह की चुनौतियां शामिल हैं, चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहली समस्या है महंगी तकनीक। उपकरणों में अधिक प्रारंभिक निवेश की जरूरत होती है। दूसरी समस्या है तकनीकी चुनौतियां। उत्पादन की गति धीमी रहती है, गुणवत्ता संबंधी चिंता बनी रहती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अभाव भी है। साथ ही प्रशिक्षित कार्यबल की कमी है, सामग्री की उपलब्धता का अभाव है और डिजाइन के एकीकरण में समस्या आती है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2022 में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की थी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान औरंगाबाद ने एक 3D प्रिंटिंग लैब स्थापित की है। साल 2023 में तेलंगाना सरकार के सहयोग से MEITY द्वारा नेशनल सेंटर फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स UPFs का सेवन कई मामलों में कम उम्र में मृत्यु का कारण रहा है। 30 साल तक चले एक अमेरिकी अध्ययन में पाया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी UPFs का सेवन कम उम्र में मौत का खतरा बढ़ा देता है। यह खतरा विशेष रूप से रेडी टू ईट मांस, शर्करा युक्त पेय पदार्थ, डेयरी, डेजर्ट और प्रसंस्कृत ब्रेकफास्ट फूड्स जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से जुड़ा पाया गया है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी UPFs पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, अध्ययन में लंबे समय तक स्वस्थ बने रहने के लिए कुछ प्रकार के UPFs का कम सेवन करने का समर्थन जरूर किया गया है। शोधकर्ताओं ने समग्र आहार गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अल्टरनेटिव हेल्दी ईटिंग इंडेक्स 2010 AHEI स्कोर का उपयोग किया। AHEI हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा विकसित सूचकांक है। यह भविष्य में दीर्घस्थायी बीमारी का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों और पोषक तत्वों को रेटिंग प्रदान करता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी UPFs के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। UPFs वास्तव में प्रसंस्करण की कई प्रक्रियाओं से गुजरे खाद्य उत्पादों की एक श्रेणी है। ऐसे खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में एडिटिव मिलाए जाते हैं। दरअसल खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक सेवन योग्य बनाने हेतु एडिटिव का उपयोग किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में फैट, शुगर और सॉल्ट यानी HFSS मौजूद होते हैं, जबकि विटामिन, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा कम होती है। UPFs के उदाहरण हैं स्नैक्स, सोडा आदि। ऐसे खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेल होना, मोटापा, फैटी लिवर रोग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हृदय रोग जैसी कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में UPF सेक्टर में 2011 और 2021 के बीच 13.4% की चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। इसमें आगे और वृद्धि दर्ज होने की आशंका है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं। भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन पर अंकुश लगाने में सामने आ रही चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। जीवन शैली और खान पान में बदलाव देखा जा रहा है। उच्च मात्रा वाले फैट, शुगर और सॉल्ट HFSS युक्त खाद्य पदार्थों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही कई मामलों में HFSS मानकों में UPFs को शामिल नहीं किया जाता है और UPFs से जुड़े कानूनों एवं नियमों का विज्ञापन भी नहीं किया जाता है और इस बारे में जागरूकता की भी कमी है।
खबर के आखिर में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स के सेवन पर अंकुश लगाने के लिए शुरू की गई भारतीय पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीयों के लिए आहार संबंधी संशोधित दिशा निर्देश 2024 जारी किए हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने ईट राइट इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य संरक्षित और पौष्टिक भोजन का सेवन सुनिश्चित करना है। FSSAI के निर्देश के अनुसार खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड यानी TFA, कुल तेल और वसा की मात्रा का अधिकतम 2% होना चाहिए। भारत में वातित पेय पदार्थों यानी एरेटेड बेवरेजेस पर 28% की दर से GST और अतिरिक्त 12% प्रतिपूर्ति उपकर लगाए गए हैं। भारत में उच्च मात्रा वाले फैट, शुगर और सॉल्ट युक्त खाद्य पदार्थों पर 12% की दर से GST लगाई गई है और साथ ही केरल ने 2016 में फैट टैक्स लगाने की भी शुरुआत की थी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। CCMB के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पूर्वी घाट के 60% जल निकायों में आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश फैल गई है। आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश को राकाशी या डेविल फिश के रूप में भी जाना जाता है। आर्मर्ड सेलफिन कैटफिश देखने में एक अलग और आकर्षक मछली है। इसे तालाबों और जलकुंडों या मछली घरों में शैवाल की वृद्धि को रोकने की इसकी क्षमता के कारण भारत में लाया गया था। हालांकि अब इन मछलियों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये मछली दक्षिण अमेरिका मूल की प्रजाति है। यह सबसे बड़े कैटफिश कुल से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने आक्रामक प्रजातियों के प्रसार की मैपिंग के लिए एनवायरमेंटल DNA यानी eDNA अप्रोच का उपयोग किया है। सभी जीव अपने जीवन काल में या मृत्यु के बाद प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने वातावरण में DNA छोड़ जाते हैं। जीव अपनी त्वचा, मलमूत्र आदि के जरिए इस DNA को वातावरण में निर्मुक्त करते हैं। इसे ही eDNA कहा जाता है। शोधकर्ता जल, मृदा या हवा के नमूनों में मौजूद eDNA को अनुक्रमित करके संपूर्ण जैव विविधता का आकलन कर सकते हैं। पारंपरिक तरीकों के विपरीत eDNA अप्रोच विश्वसनीय और सटीक है। इसकी लागत भी कम है। इसी के साथ आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने से संबंधित पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। जैव विविधता कन्वेंशन CBD ने विदेशी प्रजातियों के रोकथाम और उनके प्रकोप व प्रभावों के शमन पर मार्गदर्शन उपाय अपनाए हैं। CBD के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क KMGBF लॉन्च किया गया है। इसमें 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें साल 2030 तक आक्रामक प्रजातियों में 50% तक कमी लाना भी शामिल है। ग्लोबल इन्वेसिव स्पीशीज डेटाबेस स्थापित किया गया है। इसका प्रबंधन IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन के इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है। ISSG के नेतृत्व में ग्लोबल रजिस्टर ऑफ इंट्रोड्यूस्ड एंड इन्वेसिव स्पीशीज पहल शुरू की गई है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा ग्लोबलास्ट पार्टनरशिप प्रोग्राम नामक एक परियोजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बेलास्ट वाटर प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आक्रामक प्रजातियों पर पश्चिमी हिंद महासागर नेटवर्क और कैरिबियन आक्रामक विदेशी प्रजाति नेटवर्क स्थापित किए गए हैं। इनका प्रबंधन हिंद महासागर आयोग द्वारा किया जाता है। भारत इस आयोग का सदस्य नहीं है। खबर के आखिर में आक्रामक प्रजातियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार आक्रामक प्रजातियां वे गैर स्थानिक यानी नॉन नेटिव प्रजातियां हैं, जिनका प्रवेश या प्रसार स्थानिक वन्य जीवों या उनके पर्यावास के लिए खतरा पैदा करता है। आक्रामक प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरों की बात करें तो उनकी उपस्थिति से खाद्य श्रृंखलाओं में बदलाव आ सकता है। साथ ही पारिस्थितिक संतुलन बिगाड़ने के साथ साथ वे संसाधनों के लिए स्थानिक प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए भी खतरा उत्पन्न करती हैं। IUCN रेड लिस्ट में शामिल 10 प्रजातियों में से एक को आक्रामक प्रजातियों से खतरा है। IUCN के अनुसार 1970 से 2017 तक आक्रामक प्रजातियों के कारण कम से कम 1.288 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर का नुकसान भी हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं आसफ अली।
हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली की जयंती मनाई गई। वे एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत थे। आसफ अली दिल्ली में होम रूल लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1929 के सेंट्रल असेंबली बम कांड के मुकदमे में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की पैरवी की थी। 1935 में मुस्लिम नेशनल पार्टी के सदस्य के रूप में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए थे। हम श्री आसफ अली जी से देशभक्ति, नेतृत्व, तार्किकता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यह फेलोशिप किसी लेखक को अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। शोधकर्ताओं ने सी एलिगेंस कीड़ों में आहार संबंधी आदतों में बदलाव को दर्ज किया है। यह बदलाव तब दर्ज किया गया जब इन कीड़ों ने स्मॉल राइबोन्यूक्लिक एसिड उत्पन्न करने वाले रोगजनक बैक्टीरिया को खा लिया। एक हालिया शोध से पता चला है कि भारत में खसरे के टीके के लिए पात्र 12% बच्चों को इस टीके की कोई भी खुराक नहीं मिली है। यह शोध स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने अपनी स्थापना के 50 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक राजस्व अर्जित किया है। यह उद्यान पूर्वी हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने लक्षद्वीप के अगाती द्वीप के पास समुद्री जल में सी एनीमोन में व्यापक ब्लीचिंग यानी विरंजन की परिघटना को दर्ज किया है। ये फाइलम निडारिया फैमिली की समुद्री प्रजाति है। सी एनीमोन शिकारी जीव है। इनकी अधिकांश प्रजातियां तटीय उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय में शुरू हुआ। ये भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विद्युत मंत्रालय ने सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन तकनीक का उपयोग करने के प्रभाव पर आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए एक अध्ययन की समीक्षा के लिए बैठक की। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र अब डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्यापित मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।